हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 पर डिस्कशन कर रहे थे और अध्याय 2 आपका है ऊतक। अध्याय 2 और अध्याय 2 का नाम है ऊतक। इसके भाग 1 के अंतर्गत हम लोग कुछ चीजों पर डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि ऊतक क्या होता है तथा इसके साथ में पादप ऊतक को हम लोग देख रहे थे। पादप ऊतक को देख रहे थे। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति तथा रचना में समान होती है तथा समूहित होकर के एक समान कार्य करती है, उसे हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। पादप ऊतक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो देख रहे थे कि पादप ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो पादप ऊतक 2 प्रकार का होता है, विभाज्य ऊतकी, विभाज्य ऊतकी ऊतक तथा अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतकी ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, दूसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक तथा तीसरा होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक उसी प्रकार से अगर अस्थायी ऊतक की बात करें तो अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक, सरल ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक। मृदु कोण ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरेकाइमा तथा आयरन काइमा। उसी तरह से अगर जटिल ऊतक की बात करें तो जटिल ऊतक भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जाइलम होता है, जाइलम तथा फ्लोएम। फ्लोएम जाइलम के अंतर्गत 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक तथा तंतु जाइलम। उसी प्रकार से फ्लोएम के अंतर्गत भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालनी कोशिका, सहचलनी कोशिका, फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम तंतु। ये हमारे पादप कोशिका का संपूर्ण रूप से वर्गीकरण है। पादप कोशिका का संपूर्ण रूप से वर्गीकरण है। हम एक, जैसा कि हमने कहा था कि इसको हम लोग एक एक करके इसको विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, उसी प्रकार से अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, इस पर हम लोग अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो हम नंबर 1 को उठाते हैं, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विभाज्य ऊतक यानी इसके अंतर्गत, इस प्रकार की कोशिका के अंतर्गत सदैव विभाजन होता रहता है और यही कारण है कि इसे विभाज्य ऊतक कोशिका के नाम से जाना जाता है। यह जो कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिकाओं की खासियत क्या होता है? तो ये कोशिकाएं की कुछ विशेषताएं होती हैं। यह जीवित कोशिकाओं का समूह होती हैं, नवजात होती हैं, यानी कि हमेशा इसमें विभाजन होने के कारण वह नवजात होती हैं,
नया होती हैं तथा एक समान कोशिका से मिलकर के बना होता है, एक समान कोशिका से मिलकर के बना होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि विभाज्य ऊतक के अंतर्गत जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है। अगर नेक्स्ट खासियत की बात करें, नेक्स्ट विशेषता की बात करें, लक्षण की बात करें, तो जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंतर्गत कोशिका द्रव्य, या इसको ऐसे कहें कि घना कोशिका द्रव्य भरा रहता है, भरा रहता है। नेक्स्ट अगर इसके लक्षण की बात करें, यहाँ की कोशिकाओं के लक्षण की बात करें, तो जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिका जिसको हम लोग कोशिका के अंतर्गत रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। रिक्तिका क्या होती है? छोटी होती है या अनुपस्थित होता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत जो रिक्तिका होती है वह या तो अनुपस्थित होती है, होती ही नहीं है, या फिर होती है तो बहुत छोटी आकृति की होती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत केंद्रक बड़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है। यहां पर एक चीज और जो कि कोशिका पढ़ा रहे थे तो उसके दौरान हम नहीं पढ़ाए थे, तो यहां पर बता देते हैं कि सामान्यतः एक कोशिका के अंतर्गत एक ही केंद्रक पाया जाता है, चाहे बड़ा हो सकता है चाहे छोटा हो सकता है। अभी हम विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं का लक्षण देख रहे थे और इस लक्षण के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे कि विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत केंद्रक क्या होता है? बड़ा होता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। वैसे तो सामान्यतः एक कोशिका के अंतर्गत यानी जो सामान्य रूप से कोशिकाएं हैं उसके अंतर्गत एक ही केंद्रक पाया जाएगा। लेकिन पैरामीशियम की बात करें, तो पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो 2 केंद्रक पाए जाते हैं। उसी तरह से फाइलेरिया रोग को फैलाने वाला जो रोगाणु होता है बाउचेरिया, इसको बाउचेरिया भी कहा जाता है, बूचेरिया भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाउचेरिया में 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्लैडोफोरा नामक शैवाल में भी 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो यह कोशिका जो लेसन पढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत यह छूट गया था, लेकिन यहां पर जान लीजिए कि सामान्य रूप से एक कोशिका के अंतर्गत एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंतर्गत कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से फाइलेरिया रोग को फैलाने वाला जो रोगाणु होता है जिसको हम लोग बाउचेरिया के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत 2 से अधिक केंद्रक पाया जाता है। उसी तरह से एक पादप जगत का पौधा है जो कि शैवाल के अंतर्गत आता है, क्लैडोफोरा, और क्लैडोफोरा में भी 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहां पर यह जान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के लक्षण के अंतर्गत। विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत देखा जाता है कि केंद्रक सामान्यतः क्या होता है? बड़ा होता है।
विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि अंतर कोशिकीय अवकाश का अर्थ क्या है। तो देखिए, यह कोशिकाओं की बनावट है, यह कोशिकाओं की बनावट है। सपोज कर लीजिए कि इस प्रकार की कोई कोशिका पाई जा रही है, तो इसके अंतर्गत अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है, इसके अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसके अंतर्गत कोशिका इस प्रकार की पाई जाती है, इस प्रकार की पाई जाती है। यह कोशिका है और इसका केंद्रक है। उसी प्रकार से यह कोशिका है और इसका केंद्रक है। और यह जो स्पेस पाया जा रहा है, यह जो स्पेस पाया जा रहा है, यह स्पेस क्या है? इसी स्पेस को अंतर कोशिकीय अवकाश कहा जाता है, अवकाश कहा जाता है। यानी दो कोशिकाओं के मध्य यदि स्पेस है तो उसी स्पेस को अंतर कोशिकीय अवकाश कहा जाता है। तो यह जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंतर्गत अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। यह कितने प्रकार की होती हैं? तो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। यानी शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, यह सामान्यतः किसी भी पादप के शीर्ष तथा जड़ों में पाई जाती है और इसके विभाजन के परिणाम स्वरूप या तो पौधे की जड़ों की लंबाई में वृद्धि होता है या फिर पौधे की शीर्ष में, या कहें कि पौधों की ऊपरी भाग की लंबाई में वृद्धि होता है। जैसे इसका अगर हम चित्र बनाएं, इसका हम एक चित्र बनाते हैं जो आपके किताब के अंतर्गत भी दिया है। आपके किताब के अंदर भी दिया है। तो जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक यहां पर पाया जाता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। इसके विभाजन के परिणाम स्वरूप, यानी शीर्षस्थ ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो यह या तो शीर्ष पर पाया जाएगा या तो फिर जड़ों में पाया जाएगा। और इससे यानी कि शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन के कारण या तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होगा या फिर उसकी जड़ों में लंबाई में वृद्धि होता है। दूसरे की यदि बात करें तो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अब अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप जो कुछ प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे घास होता है या फिर बांस आप देखते होंगे या फिर गन्ना देखते होंगे, उसके पर्व संधि पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि जो घास होता है, घास को हम देखते हैं कि तमाम तरह के जो जानवर होते हैं या फिर इसे पशुपालन करने वाले भी कटिंग करते हैं। तो कटने के बाद उन पौधों की लंबाई में वृद्धि कैसे होता है? क्योंकि शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक तो काट लिया गया। तो ऐसे में जो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक होता है वह कहाँ पाया जाता है? पर्व संधि पर पाया जाता है, पर्व संधि पर पाया जाता है। और इससे जब विभाज्य ऊतक समाप्त हो जाता है या विभाज्य ऊतक कट जाता है या जानवर उसे खा जाते हैं या किसी कारणवश नष्ट हो जाता है, तो पर्व संधि पर पाए जाने वाले विभाज्य अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप इन पौधों की लंबाई में
वृद्धि होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने कहा कि जैसे घास है, चाहे बांस है, चाहे गन्ना है, तो हम लोग गन्ना का उदाहरण ले लेते हैं। तो गन्ना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्या पाया जाता है, इस तरह से परसर्व पर्व पाए जाते हैं। और जब कभी भी ऊपर का भाग नष्ट हो जाता है तो यह परसर्व पर्व से शाखाएं विकसित होती हैं। और यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, विभाज्य ऊतक पाया जाता है। और उस प्रकार की विभाज्य ऊतक को अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पार्श्व विभाज्य ऊतक, यानी तीसरा पार्श्व विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतकी। तो पार्श्व विभाज्य ऊतकी की कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप पौधों की मोटाई में वृद्धि होता है, पौधों की मोटाई में वृद्धि होता है। और यहां पर पाया जाता है पार्श्व विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो इस तरह से यह विभाज्य ऊतक है। विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं का कुछ लक्षण तथा विभाज्य ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतकी, उसके बाद अंतर्वेशी विभाज्य ऊतकी, पार्श्व विभाज्य ऊतकी। अगर हम पौधों की बात करें तो यहाँ पर शीर्षस्थ विभाज्य ऊतकी पाया जाता है, यहाँ पर अंतर्वेशी विभाज्य ऊतकी पाया जाता है। तथा जो पौधों की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम लोग पार्श्व विभाज्य ऊतक के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक। तो नंबर 1 इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो नंबर 1 विशेषता क्या है कि अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। क्योंकि विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वह विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के कुछ विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि कुछ क्या करती हैं, वह अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक बात यहां पर स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जो अस्थायी ऊतक होता है, अस्थायी ऊतक के अंतर्गत जीवित तथा मृत कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, मृत कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जो अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, तो अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है, विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें अंतरकोशिकीय यानी अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत, तीसरा हम अगर लक्षण की बात करें तो अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। जो अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत जो कोशिका भित्ति पाया जाता है न तो अधिक मोटा होता है और न ही अधिक पतला होता है, यानी कि मध्यम आकार का होता है। तो इसकी कोशिका भित्ति न तो अधिक मोटा होता है और न ही अत्यधिक पतला होता है। जो अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अंतर्गत यानी अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के अंतर्गत जो केंद्रक पाया जाता है वह केंद्रक सामान्य कोशिकाओं की भांति इसके अंतर्गत भी केंद्रक पाया जाता है। तो यह हुआ अस्थायी ऊतक के कुछ लक्षण
कि अस्थायी ऊतक क्या होता है, तो अस्थायी ऊतक जीवित तथा मृत कोशिकाओं का समूह होता है। जो अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, तो अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं का निर्माण विभाज्य ऊतकी कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। जो अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंतर्गत अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है तथा अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में रसधानियां पाई जाती हैं। और अस्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी कोशिका भित्ति न तो अत्यधिक पतली होती है और न ही अत्यधिक मोटी होती है, जबकि हम विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है महीन होती है, पतली होती है। यद्यपि हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है, सेलुलोज से होता है। यह हम लोग कोशिका के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अस्थायी ऊतक को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। अस्थायी ऊतक को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, सरल अस्थायी ऊतक तथा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह एक समान संरचना की होती हैं और यही कारण है कि इसे सरल ऊतक के नाम से जाना जाता है। यह जो कोशिकाएं होती हैं यह सरल ऊतक की वह भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, यानी मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, उसके बाद स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। जो मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती है, गोल होती है तथा गोल होने के साथ ही यह बहुपृष्ठी हो सकती हैं या बहुखष्टी होती हैं। और यह जो मृदु ऊतक की कोशिकाएं क्या करती हैं, मृदु ऊतक की कोशिकाएं पौधों के लिए जल तथा खाद्य पदार्थों के संचय का कार्य करती है। यही कारण है कि जो मृदु ऊतक होता है वह मृदु ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो चाहे फलों की भीति होता है या फिर पौधों के कोमल भाग होता है या फिर जो बीज होते हैं उसके अंतर्गत मृदु ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, क्लोरेनकाइमा यानी मृदु ऊतक की जहां पर कोशिकाएं हरे रंग की होती हैं या पादप के जो अंग या कहें कि पादप का जो भाग हरे रंग का होता है वहां पर मृदु ऊतक के अंतर्गत क्लोरेनकाइमा पाया जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने के कारण इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। और यह सूर्य के प्रकाश में पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करता है, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पौधों के लिए जल तथा भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों का संचय करना होता है, संग्रह करना होता है, एकत्र करना होता है। ठीक इसी प्रकार से एक होता है एरेनकाइमा। जो एरेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं वह उनकी कोशिकाओं के अंतर्गत अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसके अंतर्गत वायु कोष्ठ का निर्माण होता है। यानी जो अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं उसमें वायु भरा होता है, जिसके कारण वह पादप के लिए क्या कार्य करता है, तो श्वसन तथा पलवन में सहायक होता है। यानी पादपों के लिए जो श्वसन होता है तो इस प्रकार की कोशिकाएं जिसके अंतर्गत अंतर कोशिकीय अवकाश बड़ा होता है तथा वह वायु कोष्ठ का निर्माण कर लेता है, तो वह क्या कार्य करने लगता है, तो पौधों के लिए श्वसन में सहायक होता है तथा पलवन यानी तैरने में क्या होता है, सहायक होता है, तैरने में सहायक होता है। तो यह हुआ मृदु ऊतक। अब हम लोग देखते हैं स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक जो पादप का बाह्य त्वचा पाया जाता है, बाहरी भाग पाया जाता है, ठीक बाहरी भाग के अंदर स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। इसको स्थूल कोण ऊतक क्यों कहा जाता है, इसको स्थूल कोण ऊतक इसलिए कहा जाता है कि इसके कोणों पर इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वह भी क्या होती हैं, गोल होती हैं, बहुपृष्ठी होती हैं और इनके पृष्ठों के अंतर्गत
या इसके कोणों के अंतर्गत, ये जो कोण होता है यह कोणों के अंतर्गत सेलुलोज तथा पेप्टीन का, सेलुलोज तथा पेप्टीन का संचय होता है या इसको कहते हैं स्थूलन होता है। और यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक के नाम से जानते हैं। तो जो सेलुलोज तथा पेप्टीन का स्थूलन होता है वह कोशिकाओं के कोणों पर होता है और इसे स्थूल कोण ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, जो सेलुलोज तथा पेप्टीन का जो स्थूलन हो रहा है उस स्थूलन के अंतर्गत पादप के लिए भोजन तथा जल का संचय होता है। तो इस प्रकार से यदि कहें कि स्थूल कोण ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य है कि नंबर 1 पादपों के लिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, जिसके कारण पौधे क्या होते हैं, सीधा खड़े रहते हैं। तो यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है तथा जो इसकी कोशिकाओं के कोणों पर जो पेप्टीन तथा सेलुलोज का स्थूलन होता है वह स्थूलन के अंतर्गत पादपों के लिए जो भोजन होता है तथा जल पदार्थों का संचय होता है। तो यह हुआ आपका स्थूल कोण ऊतक। ठीक उसी प्रकार से दृढ़ोतक की बात करें तो दृढ़ोतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं तथा तंतुमय होती हैं तथा सबसे बड़ी खासियत है कि दृढ़ोतक की कोशिकाएं निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, निर्जीव कोशिकाओं का समूह होता है। इसके यानी दृढ़ोतक की कोशिकाओं के अंतर्गत जीव द्रव्य क्या होता है, नहीं होता है। यही कारण है कि यह क्या होती है, यहाँ की कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। यह लंबी तथा पतली कोशिकाओं से निर्मित होता है जिनके दोनों सिरे क्या होती हैं, नुकीले होती हैं। यह सामान्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, तो बीजों के छिलकों में पाई जाती हैं, छिलकों में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है पादपों के जो बीज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना या फिर यह पादपों में दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह हुआ आपका अस्थायी ऊतक के अंतर्गत सरल ऊतक। अब हम लोग देखते हैं जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत जीवित तथा मृत कोशिकाओं का समूह पाया जाता है तथा इसके अंतर्गत यानी जटिल ऊतक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वह उत्पत्ति में एक समान होती हैं लेकिन उनका संरचना एक समान नहीं होता है। अभी हम लोग सरल अस्थायी ऊतक को पढ़ रहे थे, तो सरल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह समरूप होती हैं, एक समान होती हैं और यही कारण है कि उसे सरल ऊतक के नाम से जाना जाता है। लेकिन जटिल ऊतक की अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह उत्पत्ति में एक समान होती हैं लेकिन उनका संरचना एक समान नहीं होता है और यही कारण है कि संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण इसकी जो बनावट है वह जटिलता के साथ बनावट होता है और यही कारण है कि इसे जटिल ऊतक के नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। इस कोशिका को हम लोग इस ऊतक को संवहनीय ऊतक भी कहा जाता है, संवहनीय ऊतक कहा जाता है क्योंकि यह पादपों के अंतर्गत जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों के संवहन का कार्य करती हैं। यह जो जटिल ऊतक की कोशिकाएं हैं तो इसके अंतर्गत जो जाइलम होता है, अभी हम लोग जाइलम के अंतर्गत जो कोशिकाएं जिस प्रकार की पाई जाती हैं उस प्रकार से उसके बनावट के अंतर्गत वाहिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, काष्ठ मृदुतक होता है तथा तंतु जाइलम पाया जाता है। यह किसी भी पादप के अंतर्गत जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है और यही कारण है कि इसे जलीय संवहन ऊतक के नाम से जाना जाता है। यानी जलीय संवहन ऊतक किसको कहा जाता है, तो जलीय संवहन ऊतक जाइलम को कहा जाता है।
इसके कितने भाग होते हैं? तो नंबर 1 वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। अब वाहिनिकाएं की जो कोशिकाएं होती हैं, या कहें कि वाहिनिकाएं के अंतर्गत जिस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं? लंबी होती हैं, तथा वह किनारों पर क्या होती हैं? नुकीली होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से इनकी संरचना होता है। उसी के साथ वाहिकाएं होती हैं, यानी कि इसी वाहिनिकाओं के साथ वाहिकाओं की संरचना पाई जाती है, और यह क्या होती है? बेलनाकार होती है, या इस तरह से बेलनाकार होती हैं, जो पादपों के जड़ से लेकर के पत्तियों तक फैली होती हैं। यह वाहिकाएं हैं। काष्ठ मृदु तक जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, और वह कार्य क्या करता है? तो पौधों के लिए भोजन संग्रह का कार्य करता है। उसी प्रकार से तंतु फ्लोएम है, तो जो तंतु फ्लोएम है वह तंतुओं से निर्मित होता है, यानी कि लंबे लंबे रेशे से निर्मित होता है, और यही कारण है कि इसे तंतु जाइलम के नाम से जाना जाता है। यह पादपों के अंतर्गत जो अंदर का भाग होता है वहां पर पाया जाता है, यानी कि कहने का अर्थ है कि फ्लोएम पादपों के बाहर की तरफ पाया जाता है, जबकि जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। यह क्या करते हैं? यह इनके वृद्धि और विकास से पौधों के वार्षिक वलय का निर्माण होता है, यानी जाइलम ऊतक की कोशिकाओं के वृद्धि के कारण पादपों में वार्षिक वलय का निर्माण होता है। यानी जब पादप को देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगा। पादप को जब काटा जाएगा, लंबाई से काटा जाएगा, तो वह किस प्रकार की संरचना दिखाई देगा? इस प्रकार की संरचना दिखाई देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। और यह किससे निर्मित होता है? तो जाइलम ऊतक की कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस वलय का अध्ययन करके ही किसी पादप का आयु निर्धारित किया जाता है। और जिस विज्ञान के अंतर्गत पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। यानी पादपों के आयु निर्धारण की विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत, यानी इस विज्ञान के अंतर्गत जो जाइलम ऊतक की कोशिकाएं होती हैं और पादपों के अंतर्गत जो वलय का निर्माण करती हैं, इस प्रकार से वलय का निर्माण करती हैं, उन वलय का वार्षिक निर्माण होता है, और इसी वार्षिक वलय के निर्माण के द्वारा वह पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है कि पौधे की कितनी वर्ष आयु हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको याद रखिएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी इस विज्ञान के अंतर्गत पौधे की आयु का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है फ्लोएम ऊतक। अभी जाइलम ऊतक का कार्य की यदि बात करें तो जाइलम ऊतक का कार्य तो हम प्रारंभ में ही बताए कि जाइलम ऊतक कार्य क्या करता है। तो जाइलम ऊतक पादपों के लिए जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन करता है। तो सिंपल से बात है, क्योंकि यह संवहनीय ऊतक के नाम से जाना जाता है। फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम भी जीवित तथा मृत कोशिकाओं की समूह होती है। यह कार्य पादपों के अंतर्गत किस चीज का संवहन करती है? तो खाद्य पदार्थों का संवहन करती है। हम जानते हैं कि पादपों के अंतर्गत जो पत्तियां होती हैं वह पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, और जो बना हुआ भोजन है वह बना हुआ भोजन जड़ से लेकर के उसकी टहनियों, यानी कि प्रत्येक वृक्ष, किसी भी पादप के प्रत्येक भाग के अंतर्गत संवहन करने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है।
यह कितने प्रकार की होती हैं? तो यह 3 प्रकार की चालनी कोशिकाएं पाई जाती है। इनके अंतर्गत जो कोशिकाएं पाई जाती है किस प्रकार की पाई जाती है, उसी के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। तो चालनी कोशिकाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फ्लोएम ऊतक की जो चालनी कोशिकाएं होती हैं वह लंबी होती हैं तथा किनारे पर नुकीली होती हैं तथा उनके पृष्ठ भाग पर, यानी यहां पृष्ठ भाग पर क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। इसके पृष्ठ भाग पर छिद्र पाया जाता है। यह केंद्रक नहीं है, यह केंद्रक हम बनाए थे, इसको हटा देते हैं। छिद्र पाया जाता है। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के अंतर्गत क्या होता है, परिवहित होता है। इस प्रकार की छिद्र पाया जाता है और यह छिद्र की जो संरचना होता है वह चलनी की आकृति का दिखाई देता है और यही कारण है कि इसे चलनी कोशिका के नाम से जाना जाता है। इन छिद्रों के माध्यम से अभी हमने बताया कि एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका से क्या होता रहता है, संबंधित होता है, यानी कि एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के अंतर्गत आता जाता रहता है। ये केंद्रक हुआ। इस तरह से इन्हीं छिद्रों के माध्यम से संवहन होता है। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं कि जब वर्धी मौसम होता है, वर्धी मौसम का मतलब होता है जिस समय पौधों में वृद्धि का समय होता है, उस दौरान तो इन पौधों की वृद्धि होता है तथा ये चलनी जो नालिका होती है, नालिकाकार जो संरचना होती है कोशिका की, उसके अंतर्गत जो छिद्र पाया जाता है वह क्या होता है, खुला होता है। लेकिन वर्धी मौसम को समाप्त होने के बाद जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है तो उस समय पौधों में, या शरद ऋतु प्रारंभ होता है तो उस समय पौधों के अंतर्गत वृद्धि नहीं होता है, विकास नहीं होता है। तो उस दौरान एक रंगहीन पदार्थ का श्रवण होता है, रंगहीन पदार्थ का श्रवण होता है जिसे कैलस कहा जाता है, जिसे कैलस कहा जाता है। यह पदार्थ क्या करता है, इन छिद्रों को बंद कर देता है, इन छिद्रों को बंद कर देता है। यह कैलस जो पदार्थ है, जो रंगहीन तरल पदार्थ होता है, यह किससे बना होता है, तो कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, हाइड्रेट से बना होता है। और यह क्या होता है, वह सूख करके इन छिद्रों में जम जाता है, इन छिद्रों में जम जाता है, जिसके कारण यह पौधे की जो जल तथा खाद्य पदार्थ है वह क्या हो जाता है, वह एकत्रित हो जाता है और उस दौरान पौधे वृद्धि और विकास नहीं करते हैं। लेकिन जो ही बसंत ऋतु आता है तो बसंत ऋतु में आप लोग देखते होंगे कि पौधे की वृद्धि और विकास पुनः प्रारंभ हो जाता है। शरद ऋतु प्रारंभ होता है और शरद ऋतु के बाद जब बसंत ऋतु आता है तो पौधों के अंतर्गत वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, वह कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट तरल बन जाता है, तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से इसके छिद्र खुल जाते हैं और उसका जो भोजन का संचय है वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तथा पादपों के प्रत्येक भाग के अंतर्गत प्रवाहित होने लगता है, जिससे इन पौधों के अंतर्गत वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं के साथ यानी कि चलनी कोशिकाओं के साथ ही सह चलनी कोशिकाएं लगी होती हैं, जो कि क्या होती हैं, बेलनाकार होती हैं। वह बेलनाकार होती हैं तथा एक के ऊपर एक कोशिकाएं सजी होती हैं, यानी इस प्रकार से बेलनाकार होती हैं तथा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सजी रहती हैं। उसके बाद होता है फ्लोएम मृदुतक होता है। फ्लोएम मृदुतक जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जाइलम के अंतर्गत काष्ठ मृदु ऊतक होता है, जो क्या होता है, जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। उसी तरह से फ्लोएम ऊतक के अंतर्गत भी फ्लोएम मृदु ऊतक पाया जाता है, जो जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। और इसके अंतर्गत जो पादप होते हैं, पादपों के लिए खाद्य तथा जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय होता है,
खाद्य पदार्थों का संचय होता है। फ्लोएम तंतु के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी होती हैं, पतली होती हैं तथा दृढ़ होती हैं, और यह क्या करती हैं, यह फ्लोएम ऊतक को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से यह क्या है, फ्लोएम ऊतक है। और फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, तो फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य है पादपों का भोजन को पादप के प्रत्येक भाग में संवहन करना। हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम के अंतर्गत क्या अंतर है। तो जैसा कि हमने कहा कि जाइलम तथा फ्लोएम दोनों ही क्या है, संवहनी ऊतक होते हैं, जो कि पादपों के अंतर्गत जल, खाद्य पदार्थ तथा भोज्य पदार्थों का संवहन का कार्य करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर नंबर 1 क्या है कि जो जाइलम है, जाइलम ऊतक पौधों के लिए जल तथा खनिज लवण का संवहन करती हैं। जबकि जाइलम क्या करता है, जबकि फ्लोएम ऊतक पौधों के लिए भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ, जिसको कहते हैं भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो दूसरा अंतर क्या होगा, तो दूसरा अंतर यह होता है कि जो जाइलम होता है, जाइलम पादपों के भीतरी या अंदर की तरफ होता है, जबकि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा अंतर और महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जाइलम ऊतक के अंतर्गत जो संवहन होता है वह संवहन एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा के अंतर्गत संवहन होता है। अगर इसको चित्र के माध्यम से समझा जाए तो अगर कोई पादप है सपोज कीजिए कि ये एक पादप है, तो इस जाइलम क्या करता है, एक दिशीय प्रवाह करता है, यानी वह जड़ों के अंतर्गत, इस प्रकार से जड़ों के अंतर्गत रोम पाए जाते हैं, और यह रोम क्या होते हैं, मिट्टी के कण में चिपके होते हैं या मिट्टी के कण में धंसे होते हैं, और वहीं से जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद यह पादपों के एक दिशीय प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, यानी कि इनके अंतर्गत इस प्रकार से प्रवाह होता रहता है, एक दिशीय प्रवाह होता रहता है। और इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोसर्जन गति कहते हैं। जैसे कि दीपक जलता है तो दीपक के अंतर्गत जो बत्ती होती है, बत्ती के ऊपर क्या होता है, जलता रहता है, और जो उसका बत्ती का जो पिछला भाग होता है वह तेल में डूबा होता है। वह क्या करता है, एक दिशीय प्रवाह होता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, तेल जल रहा है जिससे रोशनी निकल रही है, और इधर से क्या हो रहा है, तेल एक दिशीय प्रवाह हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से पौधों के अंतर्गत वाष्पोसर्जन गति होता है। वाष्पोसर्जन क्यों गति कह रहे हैं, क्योंकि यह जो पत्तियां हैं, यह पत्तियां सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है, क्योंकि पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और यही कारण है कि यहां पर भोजन निर्माण के दौरान जल आवश्यक पदार्थ है, और जल तथा खनिज लवण का प्रयोग
पौधे भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और इस तरह से क्या होता रहता है, जल तथा खनिज लवण का एक दिशीय प्रवाह होता रहता है। तो यहां पर वाष्पोत्सर्जन गति होता है। जबकि अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंतर्गत जो प्रवाह होता है वह प्रवाह सभी दिशाओं के अंतर्गत होता है। जैसे कि यह पत्तियां हैं, यह पत्तियों में क्या बनना है, भोजन का निर्माण हो रहा है। तो भोजन क्या होगा, भोजन पादप के प्रत्येक भाग को भोजन की आवश्यकता है, चाहे जड़ की बात करें, चाहे शाखाओं की बात करें, चाहे तना की बात करें, चाहे ऊपर के भाग की बात करें, यानी कि पादपों के प्रत्येक भाग के अंतर्गत संवहन यानी भोज्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, यानी कि तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो यह हुआ जाइलम तथा फ्लोएम के अंतर्गत अंतर। एक और अंतर आता है कि जाइलम जो होता है, जाइलम सामान्यतः जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वह सामान्यतः मृत कोशिकाओं का समूह होता है, मृत कोशिकाओं का समूह होता है। तो यह जाइलम तथा फ्लोएम के अंतर्गत 4 अंतर है। सबसे मुख्य अंतर 2 ही है। ये जाइलम के अंतर्गत जो भोजन के लिए जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा पौधों के भोज्य पदार्थों का या खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। अगर दूसरे अंतर की बात करें तो जाइलम क्या है, जाइलम पादप में अंदर की तरफ होता है, जबकि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। तथा सबसे इंपॉर्टेंट यह तीसरा अंतर है कि जाइलम में एक दिशीय प्रवाह होता है और उस एक दिशीय प्रवाह को हम लोग वाष्पोत्सर्जन गति के नाम से जानते हैं, जबकि फ्लोएम के अंतर्गत जो प्रवाह होता है वह सभी दिशाओं के अंतर्गत होता है, यानी कि पादपों के प्रत्येक भाग में भोजन संवहन का कार्य करती है। तो ये हुआ पादप ऊतक, और पादप ऊतक के अंतर्गत जाइलम तथा फ्लोएम जो संवहनीय ऊतक हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत मिलते हैं, तो जंतु ऊतक को पढ़ते हैं, क्योंकि जंतु ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक यह 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक, और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स के अंतर्गत मिलते हैं, तो हम लोग उपकला ऊतक को पढ़ते हैं, उसके बाद संयोजी ऊतक को पढ़ते हैं, और संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे रक्त, जो क्या है, यह भी एक संयोजी ऊतक है। रक्त भी क्या है, एक संयोजी ऊतक है। और रक्त के अंतर्गत हम लोग 2 चीजों को पढ़ेंगे, रक्त को पढ़ेंगे और लसिका को पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट्स के अंतर्गत हम लोग मिलते हैं, तो उपकला ऊतक को देखते हैं। थैंक यू।